हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जेटी एजुकेशन में। आज है 1 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 नवंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए सबसे पहले कल का रिवीजन करते हैं हम लोग 31 अक्टूबर का, उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी कि 31 अक्टूबर को किसकी जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर मनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे। द्रौपदी मुर्मू जी ये राफेल उड़ाने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई हैं, पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगु नगवा से सम्मानित किया दक्षिण कोरिया ने। और कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया ये 92 वर्ष की उम्र में दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं, सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले प्रेसिडेंट बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी के नाम पर कल्याण सिंह नगर स्थापित किया जाएगा, एक नया जिला बनेगा। ये 76वां जिला होगा उत्तर प्रदेश का। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत रहा चौथे स्थान पर, फर्स्ट पर रहा अमेरिका। आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं स्मृति मंधाना। इसके अलावा साइबर क्राइम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया हनोई, वियतनाम में। एक पुस्तक लिखी गई है फाइंडिंग होम अगेन, इस पुस्तक को लिखा है ऋचा शर्मा ने। ली गुइन फिक्शन पुरस्कार जीत लिया है वज्र चंद्रशेखर ने इनके उपन्यास रेक्स फॉल के लिए। और अभी हरिकेन मेलिसा आया है अमेरिका में। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन 1 मिनट में। अब आज की करंट अफेयर की तरफ बात करेंगे, लेकिन एमजेटी ऐप पर इसकी क्विज पीडीएफ मिलेगी और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिलेगा। टेलीग्राम पर रात को 9 बजे पीडीएफ मिल जाती है, तो आप वहां से डाउनलोड कर लिया करो, ठीक है, डिटेल वाली। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष कितने राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 1 नवंबर आज है और आज 8 राज्य का और 5 केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है ना। 8 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। लिस्ट क्या क्या है आप लिस्ट देखिए। ये 8 राज्य हैं और ये 5 केंद्र शासित प्रदेश है जो 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। कब कब स्थापना हुई है वो भी मैं लिख दिया हूँ। तो जैसे राज्यों में कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, केरला, पंजाब और छत्तीसगढ़ है। इन सब में देखिए मैक्सिमम आप देखोगे जब भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को जो लागू हुआ था, तो वो 1 नवंबर 1956 डेट आपको दिखेगी। इसके बाद जैसे हरियाणा हो गया, ये पंजाब से अलग हुआ 1 नवंबर 1966 को, पहले पंजाब हरियाणा एक में था। फिर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 नवंबर सन 2000 को ये अलग हुआ था छत्तीसगढ़, ठीक है ना। किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से। 10 दिन के बाद आपको पता 9 दिन के बाद आपको पता होगा उत्तराखंड अलग हुआ था, है ना। 9 नवंबर को सन 2000 को उत्तर प्रदेश से 13 जिले लेकर। फिर उसके 6 दिन बाद फिर झारखंड अलग हो गया बिहार से, है ना, 15 नवंबर सन 2000 को। तो सन 2000 में छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को अलग हुआ था। खैर, केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो पुडुचेरी 1 नवंबर 1956 पे भाषाई आधार पर इसका भी पुनर्गठन हुआ था उस टाइम पर। लक्षद्वीप भी घोषित हुआ था उसी टाइम पर। दिल्ली, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये 5 यूनियन टेरिटरी, इन सब का राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को होता है। क्लियर है ना। आगे बात करते हैं। अगला ये महत्वपूर्ण दिवस अक्टूबर मंथ के थे, एक बार फिर से रिवीजन कर डालो आप लोग। अगला क्वेश्चन, किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले और परमाणु क्षमता से लैस अंडर वाटर ड्रोन पोसाइडन का सफल परीक्षण किया है? पोसाइडन, इसका सफल परीक्षण किया है रूस ने। भाई अभी आपको याद हो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया रूस ने, यानी न्यूक्लियर से चलने वाली, न्यूक्लियर पावर कैपेबिलिटी वाली मिसाइल जो अनलिमिटेड रेंजेस की होती है। अब उसके कुछ ही दिन के बाद रूस ने एक और परीक्षण किया जो न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर कैपेबल ड्रोन है। और वो भी ड्रोन कैसा? अंडर वाटर ड्रोन। आप ड्रोन जनरली यूएवी देखते हो, अनमैन्ड एयर व्हीकल जो एयर में चलता है ना। लेकिन ये जो है ये पोसाइडन, ये अंडर वाटर है, पानी के नीचे नीचे ही जाएगी और न्यूक्लियर पावर्ड होगी, मतलब न्यूक्लियर से चलेगी, तो इसकी अनलिमिटेड रेंज होगी। कभी भी कितने भी समय तक ये पानी के अंदर रहेगा, कभी भी जाकर हिट कर सकता है, कोई निश्चित नहीं है और कोई लिमिट भी नहीं है, पूरी पृथ्वी का ये चक्कर लगाता रहेगा। इसके अलावा साथ ही साथ ये परमाणु कैपेबल भी है,
अब इसकी वजह से चाहे कितने भी तुम सैंक्शन लगा दो या रूस पर कितना भी अलग थलग कर दो, लेकिन अब इस परीक्षण की बाद रूस को कोई पीछे नहीं कर सकता या रूस को कोई भी धमकियां नहीं दे पाएगा। क्योंकि भाई देखो, अब वो पोसाइडन बना लिया है, पोसाइडन को समुद्र के अंदर छोड़ देगा। तुम उसके देश पर कितना भी न्यूक्लियर मिसाइल दबा दो, गिरा दो, देश पूरा उड़ा ही दो, हम तो कह रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी नहीं कर सकते कुछ। एक तो रूस को ख़त्म करना लगभग समझो नामुमकिन टाइप का है। ये दुनिया में सबसे बड़ा देश तो है ही, आधा एशिया के ऊपर, पूरा एशिया के ऊपर लगभग ऊपर फैला ही है, यूरोप भी आधा से ज़्यादा इसका ले लेता है। तो और अटैक अगर हुआ तो अंदर में यहाँ पर समुद्र में इसका ये है पोसाइडन, है ना। तो दो चीज़ें ये परीक्षण किया, एक अनलिमिटेड रेंज वाली मिसाइल, एक अनलिमिटेड रेंज वाला ड्रोन, जिसके बाद अब इसको कोई पीछे नहीं कर सकता है। यही वजह है कि ट्रंप अब चिढ़ करके बोल रहे हैं कि भाई अब अमेरिका भी करने जा रहा है न्यूक्लियर टेस्ट। खैर, इसे डूम्सडे टारपीडो भी कहा जाता है। आप जानते हो, जो मिसाइलें समुद्र के अंदर चलती हैं उन्हें टारपीडो कहते हैं, है ना। मिसाइलें जो ऊपर रहती हैं उन्हें मिसाइल जनरली कहते हैं, और समुद्र के अंदर वाली जो मिसाइलें होती हैं उसे टारपीडो कहते हैं। डूम्सडे आप जानते हो, जापानी मैथोलॉजी में कहते हैं इसे कयामत, कयामत वाला दिन कह सकते हो, डूम्सडे, है ना, जब सब खत्म हो जाए। डिक्शनरी.com ने किस शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो डिक्शनरी.com ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर 67 को घोषित किया है। एक्चुअली इसे 67 नहीं पढ़ेंगे, इसे 67 पढ़ेंगे, ठीक है ना, अलग अलग इसे पढ़ेंगे। ये 67 जनजीज के बीच में इतना पॉपुलर हुआ कि डिक्शनरी.com ने इसे इस साल का सर्वश्रेष्ठ वर्ड घोषित कर दिया, वर्ड ऑफ द ईयर। आप जानते हो बहुत प्रकार की डिक्शनरीज हैं, वो अपना हर साल वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करती हैं। तो उसमें डिक्शनरी.com जो है इसने इस बार 67 को घोषित किया है, इस साल का चुना है वर्ड ऑफ द ईयर। 67 क्या है? तो देखिए, इसे 67 ही पढ़ना, 67 मत पढ़ना, 67 भी मत पढ़ना। तो 67 पढ़ना, ये जेनजीज के इंटरनेट कल्चर और डिजिटल एक्सप्रेशन में एब्सर्ड ह्यूमर को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। ये एक गाना आया था, एक ट्रैक आया था स्क्रिलिया का 2024 में, डूट डूट। तो डूट डूट 67 वहाँ से पॉपुलर हुआ। फिर जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन होता है उसके स्टार रहे, मतलब कि खिलाड़ी, स्टार खिलाड़ी रहे ला मेलो बाल। तो उनके एक बास्केटबॉल वीडियो के 67 या कहें 67 किड के वायरल कंटेंट से जुड़ा है। तो इन दोनों के बाद 67 इतना पॉपुलर हुआ कि जनजीज इसको उठा लिए, पिक कर लिए और कई जगहों पर यूज़ करने लगे। जैसे होता नहीं, किसी वीडियो से, किसी चीज़ से कोई मीम वायरल हो जाए, कोई चीज़ वायरल हो जाए, कोई एक नया शब्द निकल करके आ जाए, तो वही नया शब्द जब खूब पॉपुलर हो जाता है तो डिक्शनरीज उसको पिक करती हैं अपने वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में। ऐसे ही 2024 में कुछ डिक्शनरीज के पॉपुलर वर्ड ऑफ द ईयर रहे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो 2024 के वर्ड ऑफ द ईयर का रिवीजन करेंगे आज। जैसे ऑक्सफोर्ड ने 2024 में चुना था ब्रेन रूट को, कैम्ब्रिज ने मैनिफेस्ट को, और मैरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन को। डिक्शनरी.com ने देखिए पिछली बार डेम्योर को चुना था, पिछली बार का इसका डेम्योर था, इस बार इसका क्या है 67। अब दिसंबर आते आते आपको देखने को मिलेगा बाकी डिक्शनरीज भी अपना वर्ड ऑफ द ईयर जारी कर देंगी, ठीक है। नवंबर से ही दिखना शुरू हो गया है। भारत और किस देश ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को लेकर के 10 वर्षीय डिफेंस डील की? ये एक नई न्यूज़ निकल करके आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट और शॉकिंग न्यूज़ थी ये। अभी अमेरिका और इंडिया के बीच में टैरिफ चल ही रहा है, इसी बीच में भारत और अमेरिका के बीच में एक डिफेंस डील साइन हो जाती है, वो भी 10 सालों के लिए। तो 10 ईयर का ये डिफेंस पैक्ट होता है। बीबीसी का आर्टिकल देख पाओगे, इंडिया यूएस साइन 10 ईयर डिफेंस पैक्ट अमिड टैरिफ टर्मोइल, ठीक है। तो अब मलेशिया के कुआलालंपुर में आप जानते हो आसियान समिट हो रही थी, वहाँ पर आसियान समिट के बाद वहीं पर रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। उसमें अपनी तरफ से राजनाथ सिंह जी भी थे, गए थे 31 अक्टूबर को। तो वहीं पर भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा प्रौद्योगिकी समन्वयन, सूचना साझाकरण यानी इंफॉर्मेशन शेयरिंग और संयुक्त संचालन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है। ये इसका मेन पर्पज है कि इंडो पैसिफिक रीजन में शांति, स्थिरता और सुरक्षा यानी पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, इसको बढ़ावा दिया जा सके। इंडो पैसिफिक रीजन में आप जानते हो अमेरिका चाहता है कि बस चाइना को वो चेक पर रख सके, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस पर कहा है कि ये रक्षा साझेदारी में एक नए युग की शुरुआत है। अब देखना होगा नया युग को ट्रंप कैसे लेते हैं। किस राज्य की पुलिस को ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया? किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? तो इसको शुरू किया है अभी पंजाब राज्य की पुलिस ने।
पंजाब पुलिस ने कहा है कि ऑनलाइन सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए, साइबर सिक्योरिटी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए अब हमें युवाओं को कनेक्ट करना होगा, उनको शिक्षित करना होगा, प्रशिक्षित करना होगा, उनको बताना होगा, अवेयर करना होगा कि कैसे वो साइबर ठगी से बच सकते हैं, साइबर क्राइम से बच सकते हैं और ऑनलाइन कैसे अपने प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा प्राइवेसी का भी खतरा आ रहा है। तो इसके तहत, इस पहल के तहत लगभग 3,968 सरकारी हाई स्कूलों में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे शिक्षक जो हैं वो बच्चों को प्रशिक्षित कर सकें, ट्रेन कर सकें और जागरूकता फैलाने में मदद करें। कुछ ऐसे ही और ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले जागरूकता कार्यक्रम हैं अन्य राज्यों के, जैसे दिल्ली पुलिस ने जागरूकता अभियान शुरू किया था और चंडीगढ़ ने साइबर साथी शुरू किया था। महाराष्ट्र ने साइबर बोप शुरू किया था। क्या शुरू किया था? साइबर बोप। क्लियर, याद रहेगा। अगला तो पंजाब का है साइबर जागो। पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चंडीगढ़ इसकी राजधानी होती है। भगवंत मान आम आदमी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के गवर्नर हैं। 23 जिले हैं यहाँ पर। 117 विधानसभा में सीटें हैं, लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 7 सीटें यहाँ पर हैं। यहाँ पर हरिके, कांजी, सुखना लेक प्रमुख झीलें हैं। हरिके वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, झज्जर बछोली है, बीर मोती बाग अभ्यारण्य है, भांगड़ा, धूमल, गिद्धा ये प्रमुख इसके लोक नृत्य हैं। अगला, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएपीएफ और सीपीओ के कितने कर्मियों को दक्षता पदक 2025 से सम्मानित किया गया? दक्षता पदक। दक्षता पदक साथियों ये राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर दिया जाता है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर दिया जाता है। तो इस बार भी 31 अक्टूबर को दिया गया दक्षता पदक। किसको दिया गया? सीएपीएफ को, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज होती हैं उनको, और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के जो सीपीओज होते हैं उनको। इस बार ये 1466 ऐसे कर्मियों को दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर होम मिनिस्ट्री अवार्ड्स केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक, मतलब इसका पूरा नाम केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक है, ये भी ध्यान रखना। तो इसको दिया गया है और इसीलिए जो भारत के पहले गृह मंत्री थे और पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार पटेल, उनकी जयंती पर इसे देते हैं। ठीक है ना। तो 4 प्रमुख क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए दिया जाता है, जैसे विशेष अभियान हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, खुफिया कार्य को लेकर के हुआ या फॉरेंसिक में हुआ, इन सबको लेकर के दक्षता पदक दिया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक कहते हैं इसे। अगला, स्टैनफोर्ड द्वारा जारी विश्व के टॉप 2% साइंटिस्ट की 2025 लिस्ट में कितने भारतीय शामिल हैं? तो स्टैनफोर्ड अक्सर विश्व के टॉप 2% साइंटिस्ट की लिस्ट जारी करता है, मतलब विश्व में दुनिया भर में जितने साइंटिस्ट हैं उसमें वर्तमान में टॉप 2% पर कौन है और उसमें कितने देश के कौन कौन है, तो इसकी लिस्ट वो हर साल जारी करता है। तो 2025 की जो इसकी लिस्ट है, इसमें भारत से हैं 6,239 भारतीय साइंटिस्ट जो टॉप 2% में शामिल हैं। ठीक है ना, टॉप 2% में। तो देखिए यहाँ आर्टिकल है 6,239 इंडियन फैकल्टी फीचर्ड इन स्टैनफोर्ड्स वर्ल्ड टॉप 2% साइंटिस्ट लिस्ट। तो 2024 में 5,352 का आंकड़ा था, इस बार बढ़कर के 6,239 का आंकड़ा है। 17% की ग्रोथ हुई है इंडियन साइंटिस्ट में। ये 2 कैटेगरीज में लिस्ट जारी की जाती है। पहली कि एकल वर्षीय प्रदर्शन यानी सिंगल ईयर का परफॉर्मेंस, कि पिछले 1 साल में किसने कितना, साइंटिस्ट ने कितना प्रदर्शन किया है, और एक होता है करियर लॉन्ग रैंकिंग, मतलब कि ओवरऑल किसने पूरे करियर में किस रिसर्च पर काम की है, कितना बड़ा योगदान दिया है, कौन सी साइंटिफिक खोज की है। तो दोनों कैटेगरी में जारी किया गया है। तो देखिए सिंगल ईयर में 6,239 2025 जो मैंने बताया, और करियर लॉन्ग में 3,372 भारतीय शामिल रहे हैं। क्लियर, इसमें इन संस्थाओं के भारतीय यहाँ पर थे, साइंटिस्ट जो शामिल थे इस लिस्ट में। अगला, आईसीसी मेंस ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाले सबसे वृद्ध बल्लेबाज कौन बन गए हैं, सबसे सीनियर मोस्ट बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो आईसीसी मेंस ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 हासिल स्थान कर लिया है भाई रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा सबसे नंबर 1 हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं, उम्रदराज प्लेयर बन गए हैं। देखिए इनकी रैंकिंग टॉप पर है, 781 रेटिंग इनको मिली है पॉइंट्स की। दूसरे पर इब्राहिम जर्दान है अफगानिस्तान के 764 पर। तीसरे पर शुभमन गिल है 745 पर। फिर बाबर आजम और डेरिल मिचेल है। ठीक है ना। तो ये 38 वर्ष और 182 दिन की आयु में आईसीसी की टॉप रैंकिंग पर पहुंचे हैं, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये 2011 में 38 वर्ष और 73 दिन की
अवस्था में, एज में ये पहुंचे थे टॉप पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोर्ट भारत का पहला शिप टू शिप एलएनजी बंकरिंग सुविधा स्थापित करने वाला पोर्ट बना? तो भारत का पोर्ट विझिंजम पोर्ट, जो अभी हाल फिलहाल में उद्घाटन हुआ था कुछ ही महीनों पहले, ये विझिंजम पोर्ट भारत का पहला शिप टू शिप एलएनजी बंकरिंग सुविधा स्थापित करने वाला पोर्ट बन गया है। द हिंदू का आर्टिकल है आपके सामने, इंडियाज फर्स्ट शिप टू शिप एलएनजी बंकरिंग फैकल्टी टू कम अप एट विझिंजम। और ये अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी एपसेज और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन दोनों की मदद से एक नई सुविधा, एक नया फीचर यहाँ पर ऐड हुआ है कि शिप टू शिप एलएनजी बंकरिंग सुविधा हो जाएगी। ठीक है ना, तो एक समझौता इसके बीच में हुआ था। अब देखो, मैंने आपको जब ये बताया था ना विझिंजम पोर्ट, तो बताया था पहला डीप सी पोर्ट, डीप सी पोर्ट था ये भारत का पहला। ठीक है ना, होता क्या है, कई बार बहुत बड़ी बड़ी जहाजें आती हैं, बहुत बड़े शिप आते हैं, तो बहुत बड़े शिप को रोकने के लिए अपने पास कोई इस लेवल का पोर्ट था नहीं, तो हम लोग या तो श्रीलंका में रुकवाते थे, या तो सिंगापुर में, या तो दुबई में रुकवाते थे। फिर वहाँ से छोटे छोटे शिप से भारत में, भारत के बंदरगाहों पर आया करता था अभी तक। लेकिन विझिंजम पोर्ट बना जो, ये भारत का पहला डीप सी पोर्ट बना था, और इसके बाद से बड़े बड़े जो कार्गो शिप हैं वो भी अब भारत में आ सकेंगे। ठीक है, तो इससे व्यापार बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है। पद्म भूषण से सम्मानित एकनाथ वसंत चटनिस कौन थे जिनका 100 वर्ष की आयु में अभी निधन हुआ? पद्म भूषण मिल चुका था, यानी भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान और दूसरा सबसे बड़ा पद्म सम्मान मिल चुका था एकनाथ वसंत चटनिस को। इनका अभी 100 ईयर की एज में निधन हुआ है। ये थे एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक, ये थे एक स्पेस साइंटिस्ट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसरो के फाउंडिंग फादर्स में से एक थे, फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। मतलब इसरो जब नहीं था, इसरो के पहले एक जो संस्था काम करती थी, जिसका ही नाम बदल करके पुनर्गठन किया गया इसरो के रूप में, उसका नाम था इनकॉस्पर, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। तो इनकॉस्पर को ही आगे चल करके 15 अगस्त 1969 को इसरो के रूप में पुनर्गठित किया गया था। उसके बाद से इसरो है। इसरो क्या योगदान दिया है आप जानते ही हो। तो उस टाइम पर भी ये थे, भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकारों में से एक रहे हैं। भारत का पहला रॉकेट 1963 में जब बन रहा था नाइके अपाचे, तो नाइके अपाचे को भी बनाने में, उसके डेवलपमेंट में इनकी अहम भूमिका रही थी। इसके अलावा विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए 1985 में पद्म भूषण दिया गया था। तो इनका अभी निधन हुआ है। क्लियर है ना। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कम समय में आपको मैं टू द पॉइंट सारे फैक्ट्स बताने का प्रयास करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, मैंने पूछा था। तो अध्यक्ष पूर्व जस्टिस रही रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। शेफ संजीव कपूर पाक कला में योगदान के लिए किस वर्ष पद्मश्री पाए थे, तो 2017 में पाए थे। आज आपको क्या बताना है, 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने में कितने महीनों का समय दिया गया है। इसके अलावा किसकी पुण्यतिथि पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय संकल्प दिवस मनाया जाता है। कल की वीडियो से दोनों क्वेश्चन है, आप बताइएगा। कल की वीडियो में अगर देखे होंगे तो जरूर आंसर कर ले जाएंगे। थैंक यू सो मच। देखिए ये चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।